हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होता है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज रेफर्ड टू बाय मैनेजमेंट फॉर इंटरनल पर्पसेस ऑफ द बिजनेस। Through management accounting, businesses create policies as well as undertake day-to-day operations. Managerial accounting also called management accounting। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है ऐसा अकाउंटिंग, एक ऐसा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ अकाउंटिंग है जो कि बिजनेस के अंदर जो भी इंटरनल पर्पसेस हैं उसको मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ही बिजनेस जो है वो क्या कर सकता है, पॉलिसीज़ बना सकता है और सारे डे टू डे ऑपरेशंस, दिन प्रतिदिन जो भी उसके ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उसको देख सकता है, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकता है। और मैनेजरियल अकाउंटिंग को ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मेथड होता है जो क्रिएट करता है स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम काफ़ी सारे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, और ये सारे रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बिजनेस बेटर डिसीजन ले पाए। ठीक है, बिजनेस अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए एक बेहतर डिसीजन ले सके। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि it provides data, it's analyze data, aid meaningful discussions। ठीक है, तो ये डेटा प्रोवाइड करने में मदद करता है। उस डेटा को जो भी डेटा प्रोवाइडेड है उसको एनालाइज करने में मदद करता है, और सही मतलब जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं, जो भी डिसीजन बिजनेस ले रहा है, वो सही तरीके से लिया जा सके, उस चीज़ के लिए भी मैनेजरियल अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि बिज़नेस अचीव कर सके अपना गोल, जो भी मोटिव उस बिज़नेस का है। जैसे कि हर एक बिज़नेस का मोटिव एक ही होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और इस गोल को अचीव कर सके, इसलिए मैनेजरियल अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से यूज़ करना बिज़नेस का काम होता है। इसके बाद इसके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टूल्स है फाइनेंशियल प्लानिंग, सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग, फोर्थ फंड फ्लो एनालिसिस, फिफ्थ कैश फ्लो एनालिसिस, देन लास्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके कुछ टूल्स हैं। टूल्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैनेजरियल अकाउंटिंग में काम आती हैं। फर्स्ट तो प्लानिंग के बारे में बता दिया कि प्लान, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। दूसरा बता रहे हैं कि जो भी हम स्टेटमेंट रेडी किए हैं उसको एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद वो ये बोलना चाह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक मैनेजरियल अकाउंटिंग का टूल है, जिसमें हम कॉस्ट डेटा को कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? पिछले कॉस्ट डेटा से प्रेजेंट कॉस्ट डेटा को कंपेयर करते हैं, और जो भी डिफरेंस आता है उसको, अगर डिफरेंस आ रहा है, पिछले वाला ज़्यादा है, अभी वाला कम है, तो फिर उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर फंड फ्लो एनालिसिस है। जो भी फंड इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहे हैं बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसके बारे में भी जानकारी लेना है, उसके बारे में एनालाइज करना है, ये भी बताता है। फिर कैश फ्लो एनालिसिस है, जितने भी कैश आउटफ्लो या इनफ्लो हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देता है। और लास्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम, मैनेजमेंट में ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाए और जो भी डिसीजन लिया जाए वो बहुत ही क्वालिटेटिव हो, बेहतर क्वालिटी के डिसीजन लिया जाए। तो ये था हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो ये आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। हम क्या कंपेयर करेंगे? बैलेंस शीट में जो डेटा दिया हुआ है, जो भी डेटा अवेलेबल है, उसको कंपेयर करेंगे। अब किससे कंपेयर करेंगे? हो सकता है हम 2 फर्म के डेटा को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, या 2 साल के डेटा को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, या फिर कोई 2 कंपनी है, 2 फर्म है, आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे उसी को हम कंपैरेटिव बोलते हैं। जब भी हम कंपेयर करते हैं डेटा को, 2 साल के या 2 अलग अलग फर्म्स के या 2 अलग अलग कंपनीज़ के डेटा को जब आपस में कंपेयर करते हैं, तो उसी को हम कंपैरेटिव कहते हैं। अब
जब बैलेंस शीट या फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही आता है हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो जब इन दोनों चीज़ों को भी आपस में कंपेयर किया जाता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बताया जाए कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट का बात किया जाए तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी ये कंपैरिजन की बात आएगी उसी को हम बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं, जिसमें 6 चीज़ें आती है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स और रेशियो एनालिसिस। मतलब कुछ एनालिसिस करने होते हैं, सारे डेटा मेंटेन करने के बाद कुछ एनालिसिस करने होते हैं, जिसमें ये 6 चीज़ें आती हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट इन द सेंस हम 2 साल के डेटा को लेते हुए आपस में कंपेयर करेंगे और ये पता करेंगे कि किस तरह से प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इस तरह से कुछ फॉर्मेट होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। देखो आप लोग यहाँ देख पा रहे रहोगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट होगा वो लिखना है यहाँ पे, और इसका एक फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, पहले लिखा हुआ है सारे लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और उसके बाद उसका टोटल हुआ है, फिर लिखा हुआ है एसेट जिसका टोटल नीचे हुआ है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल और एसेट का जो टोटल है दोनों इक्वल आना चाहिए, तो हमारा बैलेंस शीट सही है। अब रही बात कि इस बैलेंस शीट को बनाया कैसे जाता है, कैसे हम बैलेंस शीट बनाना तो सीख गए मगर उसे हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट है जिसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स के बाद हमें लिखना है प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट। उसके बाद वाले कॉलम में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब आपको ये बताना है कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में, करंट ईयर की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करना है कि करंट ईयर में देखा जाए तो पिछले साल से पैसा बढ़ा, पैसा आया या गया, ज़्यादा आया या कम आया, वो सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो उसी को एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं, जिसमें हम डिफरेंस अमाउंट लिखते हैं और ये पता चलता है हमें इससे कि कितना पैसा कहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आ रहा है। तो एब्सोल्यूट चेंज में कुछ नहीं करना है, बस आपको सारे आइटम्स के नाम लिखने हैं और उसमें करंट ईयर अमाउंट को प्रीवियस ईयर अमाउंट से माइनस करके शो करना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, करंट ईयर कॉलम में बी दिया होगा, प्रीवियस ईयर कॉलम में ए, एब्सोल्यूट चेंज हमारा कॉलम हो गया सी, जिसमें बी माइनस ए करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज निकल के आ जाएगा। इसके बाद एक और कॉलम मेंटेन करेंगे जिसमें लिखा रहेगा परसेंटेज चेंज। अब अमाउंट में कितना डिफरेंस है ये तो देख लिया गया एब्सोल्यूट चेंज की वजह से, बट अब परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी हम यहाँ पे निकालेंगे, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इंटू 100। यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला दिख रहा होगा सी अपॉन ए इंटू 100। डी निकालने के लिए सी मतलब एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय ए मतलब प्रीवियस ईयर, तो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा परसेंटेज चेंज। और बाकी सारे आइटम्स कॉमन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बैलेंस शीट के आइटम्स। यही फॉर्मेट फॉलो होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन तैयार किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ HP लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोई HP लिमिटेड कंपनी है जिसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, हमें उसे देखते हुए एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट रेडी करना है। अब जो बैलेंस शीट दिया है उसमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करंट ईयर का अमाउंट। तो देखो पर्टिकुलर दिया है, फिर 2021 और 2021 और 2020 का अमाउंट दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स में सारे आइटम्स लिखे हुए हैं। तो देखो हमको सिर्फ क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और परसेंटेज चेंज निकालना है। बाकी से सारा का सारा डिटेल हम इसी बैलेंस शीट से ही उठाएंगे। तो चलो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, फिर प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज और देन परसेंटेज चेंज। अब
प्रीवियस ईयर किसको मानोगे, करंट ईयर किसको मानोगे, प्रीवियस ईयर पुराने साल को, जैसे कि 2021 और 2020 की बात करें तो पुराना साल क्या हुआ 2020 और अभी का नया साल क्या हुआ 2021, दोनों में ही आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की जगह में आप 2020 लिखोगे और करंट ईयर की जगह में 2021 मतलब 2021। अब सारे आइटम्स और सारे अमाउंट जितने भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, देन शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 12% डिबेंचर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। देन है करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये सारी चीज़ों को हम एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट के पर्टिकुलर साइड में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज़ के अंडर, और विथ अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, विथ अमाउंट, जो भी अमाउंट आप यहाँ पे लिखे हो लायबिलिटी में वही अमाउंट आपको यहाँ भी प्रीवियस ईयर करंट ईयर को ध्यान में रखते हुए वो अमाउंट को उतार देना है एज इट इज़। अब बात आती है एब्सोल्यूट चेंज। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी, एब्सोल्यूट चेंज में हमें क्या करना होता है, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला आइटम हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका अमाउंट है प्रीवियस ईयर का 5 लाख और करंट ईयर का 12,50,000। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे, करंट ईयर के अमाउंट से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस करेंगे, मतलब 12,50,000 में 5 लाख माइनस करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट कितना आ गया, 7,50,000। ठीक है, अब इसी का अगर परसेंटेज निकालना रहा तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज में डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर का अमाउंट, मतलब 7,50,000 में डिवाइड करेंगे 5 लाख और इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट, जिसका हम एब्सोल्यूट चेंज भी निकाल लिए और परसेंटेज चेंज भी निकाल लिए। नेक्स्ट हमारा आइटम है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 2,50,000 और करंट ईयर का अमाउंट भी 2,50,000 है। तो इसमें ना ही कोई एब्सोल्यूट चेंज होगा ना ही परसेंटेज चेंज होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर में उतना था और करंट ईयर में भी उतना ही है। नेक्स्ट आइटम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रीवियस ईयर में अमाउंट है 4,50,000 और करंट ईयर में है 3 लाख। तो 3 लाख से 4,50,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज में अमाउंट आ जाएगा -1,50,000। देखो अमाउंट माइनस में है इसलिए उसे ब्रैकेट में डाला गया है, तो -1,50,000। अब इसका परसेंटेज चेंज सेम उसी तरीके से निकालेंगे, -1,50,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 100, तो आ गया हमारे पास परसेंटेज चेंज में वैल्यू 33.33। ठीक है, अब आ गए हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में, जिसका पहला आइटम है 12% डिबेंचर्स, जिसमें प्रीवियस ईयर में अमाउंट लिखा हुआ है 5,50,000, करंट ईयर में अमाउंट दिया हुआ है 9,50,000। दोनों को माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज में आ जाएगा 4 लाख रुपीज़ और परसेंटेज निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 72.73। इसी तरह नेक्स्ट आइटम में बढ़ते हैं लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स में प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 2 लाख, करंट ईयर का अमाउंट है 2,50,000। इसका एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो आएगा 50,000 और परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 25। वैसे ही हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 1,75,000, करंट ईयर का अमाउंट है 3,50,000 और एब्सोल्यूट चेंज निकालने से आ रहा है 1,75,000 और परसेंटेज निकालेंगे तो 100%। नेक्स्ट आइटम है ट्रेड पेबल्स, जिसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 1 लाख, करंट ईयर का अमाउंट है 2 लाख और एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट आ रहा है 1 लाख, जिसमें परसेंटेज चेंज निकाले तो आया 100। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है हमारा लाइबिलिटी का, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ का लास्ट आइटम शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें प्रीवियस ईयर में अमाउंट दिया हुआ है 25,000, करंट ईयर में दिया हुआ है 50,000। एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो 25,000 आएगा और परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो फिर दोबारा 100। तो इस तरह से सारे कॉलम्स का टोटल कर देंगे, पहले प्रीवियस ईयर का टोटल, फिर करंट ईयर का टोटल, फिर एब्सोल्यूट चेंज का टोटल एंड देन परसेंटेज चेंज का टोटल। सबका टोटल करने के बाद हम आ जाएंगे एसेट्स में। एसेट्स में पहला आइटम था फिक्स्ड एसेट, सेम वही रूल फॉलो होगा एसेट्स के लिए भी। तो एसेट में पहला आइटम था फिक्स्ड एसेट, जिसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट था 15 लाख, करंट ईयर का अमाउंट है 22,50,000। एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो आएगा 7,50,000 और परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो आएगा 50। नेक्स्ट आ गया करंट एसेट का पहला आइटम इन्वेंट्रीज, जिसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 2,50,000, करंट ईयर का अमाउंट है 4,50,000। एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो 2 लाख और परसेंटेज चेंज निकाले तो 80। नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 4,50,000, करंट ईयर का अमाउंट है 8 लाख, एब्सोल्यूट चेंज निकाले तो 3,50,000, जिसका परसेंटेज चेंज आया 77.77।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे एसेट्स का भी लास्ट आइटम है, जिसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 50,000, करेंट ईयर का अमाउंट है 1 लाख। एब्सोल्यूट चेंज निकाले तो अमाउंट आया 50,000 और परसेंटेज चेंज निकाले तो आया 100। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका भी हमने टोटल किया, करंट ईयर का टोटल, प्रीवियस ईयर का टोटल, एब्सोल्यूट चेंज का टोटल और परसेंटेज चेंज का टोटल। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, लाइबिलिटी का सारा अमाउंट इज इक्वल टू एसेट का सारा अमाउंट। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि हमारा बैलेंस शीट एकदम सही बना है और सही तरीके से कंपेयर भी हो चुका है। तो इसी तरह से कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाया जाता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का कंपैरेटिव बैलेंस शीट और मैनेजरियल अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर हुआ। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। डाउट सेशन हम रखेंगे जब भी इस क्लास का, तो आप लोग उस क्लास में डाउट पूछ लेना। थैंक यू।